हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। और इस चैप्टर में रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी ने इस चैप्टर में दे रखा है शुरू में। ज़रा वो सुन लीजिए क्या है। उसने कुछ कुछ सवाल किए हैं और ख़ुद ही उसके कुछ जवाब दिए हैं। वो लाइन सबसे पहली ये है एनसीईआरटी में इस चैप्टर के, वो यहाँ से बात शुरू करती है, ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव। हम लोग जीने के लिए सांस लेते हैं और फिर सवाल करती है कि सांस लेना इतना ज़रूरी क्यों है, कि दुनिया में सारे जीव ब्रीदिंग करते हैं। और फिर खुद ही उसके जवाब देती है कि भाई ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है और रेस्पिरेशन फूड से एनर्जी निकालने का एक तरीका है, इसलिए दुनिया में सारे जीवों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो रेस्पिरेशन करते हैं। दुनिया में सारे जीवों को, चाहे उनको कोई भी काम करना हो, एब्जॉर्प्शन करना हो, ट्रांसपोर्टेशन करना हो, मूवमेंट करना हो, यहाँ तक कि खुद ब्रीदिंग में भी एनर्जी इस्तेमाल होती है। और फिर उसके बाद वो कहती है कि भाई फूड से ऑक्सीडेशन के ज़रिए एनर्जी निकालते हैं। इस बात को ज़रा अपने जहन में बिठा लीजिए, इस पे हमें बहुत सी बातें करनी है। फूड का ऑक्सीडेशन करा के उससे एनर्जी निकालते हैं रेस्पिरेशन में, और दुनिया में प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया को छोड़कर सारे जीव फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। दूसरों पर मतलब प्लांट और साइनोबैक्टीरिया तो अपना फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, लेकिन दुनिया में सारे जीव, दूसरे एनिमल्स जो हैं, वो चाहे हर्बीवोर्स हों चाहे कार्निवोर्स हों, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड हैं। उसके बाद एक टॉपिक और मिलेगा आपको। एनसीईआरटी कहती है डू प्लांट्स ब्रीथ, क्या प्लांट भी ब्रीदिंग करते हैं? और फिर खुद जवाब देती है इस बात का कि इस सवाल का जवाब डायरेक्ट नहीं है। हाँ, प्लांट गैस एक्सचेंज करते हैं, मगर उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। और फिर उसके कुछ रीज़न दे रखे हैं कि प्लांट रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बगैर कैसे काम चलाते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि प्लांट में, लीफ में तो खुद का एक्सचेंज सिस्टम है, स्टोमेटा के ज़रिए गैस एक्सचेंज हो जाती है। और जो दूसरे पार्ट हैं प्लांट के, जैसे कि रूट वगैरह, स्टेम हो गई, उनको ना तो गैस एक्सचेंज की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। और जो सेल्स हैं भी जिनको एनर्जी चाहिए, वो एटमॉस्फेयर के बहुत करीब हैं। यानी कि प्लांट में जो बार्क होती है, जो छाल है, इसके ठीक नीचे वो लिविंग सेल्स हैं और उनमें कुछ ओपनिंग खुली हुई है लेंटी सेल्स बार्क के अंदर, वहाँ से गैस एक्सचेंज हो जाती है। और प्लांट के अंदर के जो हिस्से हैं वो ज़्यादातर डेड हैं, वो सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए हैं, इसलिए उनको ब्रीदिंग की, गैस एक्सचेंज की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा इस चैप्टर के शुरू में। आइए अब जानते हैं कि आखिर रेस्पिरेशन क्या है। आपसे कोई पूछे हमें एग्जैक्टली बताइए कि रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, तो आप कहेंगे किसी भी कार्बन कंपाउंड के बीच के बॉन्ड को तोड़ना। किसी भी कार्बन कंपाउंड लीजिए, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़िए ऑक्सीडेशन के जरिए, और इससे जो एनर्जी निकले, इस बॉन्ड टूटने से, ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकले, उस एनर्जी को ट्रैप कर लीजिए एटीपी की फॉर्म में। और यही एटीपी आप बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एनर्जी करेंसी है। इसी एटीपी का इस्तेमाल होगा जहां भी एनर्जी चाहिए होगी। तो क्या है रेस्पिरेशन? कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीडेशन करा के, और जो एनर्जी निकले उसको ट्रैप कर लेना एटीपी की फॉर्म में। अब आप अगर मेरे सामने होते बच्चे, तो आप मुझसे सवाल करते, बच्चे करते हैं ये सवाल कि सर यही तो कंबशन था। कंबशन में भी तो हम कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड तोड़ते हैं हाइड्रोकार्बन में, और ऑक्सीडेशन कराते हैं और एनर्जी निकलती है। तो फिर क्या फ़र्क है रेस्पिरेशन और कंबशन में? तो आप कहेंगे रेस्पिरेशन लिविंग सिस्टम में होने वाला कंट्रोल्ड प्रोसेस है। यानी कि रेस्पिरेशन हम स्टेप वाइज कराएंगे, एक एक करके बॉन्ड तोड़ेंगे, स्टेप वाइज कराएंगे, जिससे थोड़ी थोड़ी एनर्जी निकले और उसे हम ट्रैप कर सकें एटीपी की फॉर्म में। जबकि कंबशन लिविंग सिस्टम के बाहर होने वाला प्रोसेस है जो अनकंट्रोल्ड है और जिसमें एक साथ एनर्जी निकल जाती है, उसे ट्रैप नहीं कर सकते। तो
अब आप समझ गए होंगे रेस्पिरेशन क्या है। कार्बन कंपाउंड में कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ना, ऑक्सीडेशन करा के, और उससे जो एनर्जी निकले उसे ट्रैप कर लेना। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होने वाला कंपाउंड, रेस्पिरेशन में जिस चीज को इस्तेमाल किया जाए यानी कि जिसके बॉन्ड तोड़े जाएं, उसी को बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। और वो क्या हो सकती है, क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं चार चीजों को। लिविंग सिस्टम में चार चीजों को रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनके बॉन्ड को तोड़ते हैं ऑक्सीडेशन से और एनर्जी निकालते हैं और फिर उसे ट्रैप करते हैं एटीपी की फॉर्म में। सबसे पहला रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अक्सर जो यूज किया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आप जानते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, स्टार्च। दूसरा ऑर्गेनिक एसिड हो सकते हैं। तीसरा फैट को इस्तेमाल कर सकते हैं हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह। और चौथा प्रोटीन होंगे, प्रोटीन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिविंग सिस्टम में ये चार चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, यानी कि इनके बॉन्ड तोड़कर रेस्पिरेशन कर सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं, एटीपी ट्रैप कर सकते हैं उसको एटीपी की फॉर्म में। और जिन चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर सकते लिविंग सिस्टम में, कहना वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह कभी इस्तेमाल नहीं होंगी, वो हैं विटामिन्स और हार्मोन्स। तो आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट समझ में आ गए होंगे, रेस्पिरेशन किस प्रोसेस का नाम है वो समझ में आ गया होगा। अब हम इस रेस्पिरेशन को समझने के लिए इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। इस पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है अब हम वो देखेंगे। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेशन यानी कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को तोड़ना, पहले पायरुविक एसिड में जो कि 3 कार्बन का होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे और फिर उस पायरुविक एसिड का इस्तेमाल 3 तरीकों से हो सकता है, जिसे एक तरीके को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। इस रास्ते पर, इस तरीके पर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन के जरिए तोड़ेंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, पानी बनेगा और एनर्जी जो हमें चाहिए। हो सकता है ऑक्सीजन हो मगर कम हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लैक्टिक एसिड बना देंगे पायरुविक एसिड से। और तीसरा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन है ही नहीं, और इस तरीके को इस यीस्ट में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि यीस्ट इसी तरीके पर रेस्पिरेशन करते हैं जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। फर्मेंटेशन जिसमें इथेनॉल बनेगा और CO2 निकलेगी। ये सब चीजें पढ़नी है आपको इस चैप्टर में। जरा ध्यान से सुनिए। अब मैंने अभी इंट्रोडक्शन में आपसे कहा था कि दुनिया में हर जीव को एनर्जी की जरूरत है, लेकिन दुनिया में हर जीव ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करता। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं, यानी कि वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते किसी भी हालत में। और रेस्पिरेशन दुनिया के हर जीव को करनी है, एनर्जी चाहिए। तो इसलिए नेचर ने इस रेस्पिरेशन का एक हिस्सा ऐसा रखा जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें हम ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन कराएंगे। पार्शियल ऑक्सीडेशन, ना तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी और ना ही CO2 निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और ग्लूकोज को तोड़ देंगे पायरुविक एसिड में। ये प्रोसेस, रेस्पिरेशन का ये हिस्सा दुनिया के हर जीव में होगा।
और क्योंकि इसे दुनिया के हर जीव में होना है, इसलिए इसकी लोकेशन भी रखी साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म तो हर सेल में होगा, चाहे वो यूकैरियोट हो चाहे वो प्रोकैरियोट हो। और इसी पार्शियल ऑक्सीडेशन को, रेस्पिरेशन के इसी हिस्से को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ना 10 स्टेप में, 10 स्टेप में, और उससे थोड़ा सी एनर्जी निकाल लेना, एटीपी बना लेना। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज को, कार्बोहाइड्रेट को पायरुविक एसिड में तोड़ना और थोड़ी सी एनर्जी बना लेना, जिसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। 6 कार्बन एंटर होंगे, 6 कार्बन ही बाहर आ जाएंगे और थोड़ी सी एनर्जी हमें मिल जाएगी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। दस स्टेप में ग्लूकोज को तोड़ना है। और अब ये चीज़ें आपको याद करनी है। ग्लाइकोलिसिस में कौन एंटर करेगा? आप कहेंगे अगर हमें प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट को मूव कराना होता है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में होता है। तो सुक्रोज आकर टूटता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। यहां से आपको ये भी पता चल गया कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और हम ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्लूकोज से, जो कि 10 स्टेप में होने वाली है। सबसे पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस का, जिसमें हम ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बनाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। ग्लाइकोलिसिस एक बिजनेस है एनर्जी बनाने का, और किसी भी बिजनेस में पहले इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस में भी पहले इन्वेस्टमेंट होगी। जब भी हम कहीं पर फॉस्फेट का बॉन्ड जोड़ेंगे हमें एटीपी खर्च करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ग्लाइकोलिसिस के पहले स्टेप में एटीपी खर्च होगा, एटीपी बन जाएगा एडीपी। यहाँ पे खर्च हुआ है, माइनस लगा रहा हूँ मैं इसके पीछे, एटीपी खर्च हो गया। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस का दूसरा स्टेप है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट्स को हम बदल देंगे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को हम बदल देंगे फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। हमें हर स्टेप का रीजन जानना है कि ये स्टेप क्यों हुआ था। पहले हमने ग्लूकोज पे 6-फॉस्फेट जोड़ा, फिर ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में बदल दिया। तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से बनाया फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। और इसी वजह से दूसरे स्टेप में हमने ग्लूकोज को बदला था फ्रक्टोज में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज पे एक फॉस्फेट जुड़ चुका है, अब दूसरा फॉस्फेट जोड़ने की जगह नहीं है, इसलिए पहले उसे फ्रक्टोज बनाएंगे और फिर उस पर फॉस्फेट जोड़ेंगे और ये बन जाएगा फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट, 6 कार्बन का। और क्योंकि हमने फिर फॉस्फेट जोड़ा है तो यानी कि हम यहां पर भी एनर्जी देंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, एटीपी बदल जाएगा एडीपी में। 3 स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस के। अब चौथा स्टेप सुनिए। ये जो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट है ये टूट जाएगा 2 चीजों में। एक टूटेगा डाईहैप में, डाईहैप, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट 3 कार्बन का, और एक टूट जाएगा फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में PgAl 3 कार्बन का।
ये 6 कार्बन का फ्रक्टोज जिस पे 2 फॉस्फेट थे, वो एक एक फॉस्फेट के साथ 3 ट्रायोस फॉस्फेट बन गए, डाइहेप और पीजीएल। 4 स्टेप हो चुके हैं हमारे, और 5वां स्टेप जानते हैं क्या है? 5वां स्टेप है यहाँ पर, ये डाइहेप भी पीजीएल बन जाएगा। यानी कि 5वें स्टेप के बाद, ये 5वां स्टेप है, इस 5वें स्टेप के बाद 6th स्टेप से हमारे पास 2 मॉलिक्यूल चलेंगे, 2 मॉलिक्यूल PGAL के, यानी कि अब जो भी चीज होंगी वो 2 होंगी। छठे स्टेप पे पहुंच चुके हैं हम। PGAL ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, क्योंकि 5वें स्टेप में डाइहेप भी क्या बन गया है? PGAL बन गया है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड से हम बनाएंगे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और ये छठा स्टेप है जिसमें हमें NAD+ से NADH मिल जाएगा। अब अगर आप में से किसी बच्चे को यही ना पता हो कि NADH क्या है, तो ज़रा सुनिए। NADH एक ऐसी चीज़ है जो हमें आगे जाके एक NADH 3 ATP दे देता है, यानी कि ATP तो एनर्जी करेंसी है। तो फिर NADH क्या हुआ? NADH को आप मान लीजिए गोल्ड है, जो बाद में हम कैश करा लेंगे। NADH भी एनर्जी की ही एक फॉर्म है जो बाद में हमें ATP दे देगा। तो अभी तक छठा स्टेप वो पहला स्टेप था जिसमें हमें कोई एनर्जी की फॉर्म मिली। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर हमने यहां पर भी फिर फॉस्फेट जोड़ दिया, ये 2 मॉलिक्यूल हैं सारे, हमने फिर फॉस्फेट जोड़ दिया, यहां पर 3 फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड था, यहां पर 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। तो आपने कहा था फॉस्फेट जोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, यहां तो हमने एनर्जी निकाल भी ली और फॉस्फेट जोड़ भी दिया। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, इस स्टेप में ऑक्सीडेशन हुआ है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, और इस स्टेप में इतनी एनर्जी निकली कि हमने NADH भी बना लिया और एक फॉस्फेट भी जोड़ दिया। इस स्टेप में इतनी एनर्जी निकली कि हमने NADH भी बना लिया और एक फॉस्फेट भी जोड़ दिया। इसके बाद जरा ध्यान से सुनिए, 7वां स्टेप। 7वें स्टेप में हम 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, इसका एक फॉस्फेट तोड़ देंगे। ये जो एक फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ फॉस्फेट था, इसको तोड़ देंगे और बना देंगे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। और 7वें स्टेप में पहली बार हमें ATP मिलेगा, ADP से ATP मिलेगा, पॉजिटिव लगा रहा हूं, ये प्लस हमें मिला है ये ATP। हमने शुरू में पहले और तीसरे स्टेप में ATP खर्च किया था, तब जाके हमें 7वें स्टेप में पहली बार ATP मिला। और क्योंकि यहां से हमारे 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, इसलिए ATP भी हमें 2 मिलेंगे। उसके बाद 8वें स्टेप में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जिसे मैं PGA लिख रहा हूं, को हम बना देंगे 2 PGA, यानी कि जो कार्बन, जो फॉस्फेट तीसरे कार्बन पे था, अब वो हम दूसरे कार्बन पे ले आए हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 9th स्टेप में इस 2 PGA से पानी निकालना है, H2O, ताकि ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाए। और इस स्ट्रक्चर में जब तीसरे कार्बन पे फॉस्फेट लगा हुआ था, पानी निकालना मुश्किल था, इसलिए हमने इसे पहले बदला 2 PGA में और फिर इससे पानी निकाला, पैप बनाया। और 10वें स्टेप में पैप से, जो कि 2 मॉलिक्यूल हैं, ये भी 2 मॉलिक्यूल हैं, याद रखिएगा हर स्टेप पे। 5वें के बाद से हर स्टेप पे सारी चीज़ें 2-2 चल रही हैं। पैप में से हमने फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया पानी निकालकर, और फिर उस फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को बना दिया 3 कार्बन का पायरुविक एसिड,
2 मॉलिक्यूल, और इस स्टेप में भी हमें मिल गए 2 एटीपी। परेशान ना होइए, अभी समझ में आएगा सारा आपके। ये ध्यान से सुनिए। पहला स्टेप, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, यानी कि ग्लूकोज पे एक फॉस्फेट जोड़ा जिसमें हमें एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ी, एटीपी खर्च हो गया और वो एडीपी बन गया, एटीपी खर्च हो गया। और इस स्टेप को कराया एक एंजाइम ने जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज। जो एंजाइम मैं बताऊं बस वही याद करने हैं आपको, सारे एंजाइम आपको याद नहीं करने। हेक्सोकाइनेज ने ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दिया, एंजाइम लगा हेक्सोकाइनेज। उसके बाद दूसरे स्टेप में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने बना दिया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। और फिर तीसरे स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बना दिया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जिसमें फिर एनर्जी इन्वेस्ट हुई हमारी। अभी तक ग्लाइकोलिसिस में तीसरे स्टेप तक हमें कोई एनर्जी नहीं मिली थी और 2 एटीपी खर्च हो गए थे। उसके बाद चौथे स्टेप में ये जो 6 कार्बन का फ्रक्टोज है जिसपे 2 फॉस्फेट लगे हुए हैं, उसको तोड़ दिया 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में, डाईहैप और पीजीएल फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और 5वें स्टेप में डाईहैप भी कन्वर्ट हो गया पीजीएल में। यानी कि 6th स्टेप से ग्लाइकोलिसिस में हर मॉलिक्यूल 2 थे हमारे पास। पीजीएल 2 उसको कन्वर्ट किया, पीजीएल को 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट किया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। और इस स्टेप में हमें NADH मिल गया। इस स्टेप में हमें NADH मिल गया और कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। और अगले स्टेप में जो हमने 6th स्टेप में फॉस्फेट जोड़ा था उसको तोड़ दिया ताकि फिर हमें एनर्जी मिल जाए, एटीपी मिल जाए। यानी कि 7वें स्टेप में हमें 2 एटीपी मिल गए। 7वें स्टेप में हमें 2 एटीपी मिल गए। 8वें स्टेप में 3 पीजीए को 2 पीजीए बनाया। 9th स्टेप में 2 पीजीए को फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनाया। और 10th स्टेप में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से बन गया पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल। और इसमें भी हमें कितने एटीपी मिल गए? 2 एटीपी मिल गए। ये था ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप, जिसमें हमने कुछ एनर्जी इन्वेस्ट करी और फिर कुछ एनर्जी का प्रॉफिट ले लिया। तो आपसे कोई पूछे हमें ग्लाइकोलिसिस से टोटल एटीपी कितने मिले एरोबिक रेस्पिरेशन में, यानी कि अगर आगे जाके ये पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किए जाएं तो हमें टोटल एटीपी कितने मिले? आप कहेंगे 2 एटीपी तो हमारे खर्च हुए और 4 एटीपी हमें मिल गए, यानी कि प्रॉफिट कितने का हुआ? 2 एटीपी का। सिर्फ इतना ही नहीं, हमें इस ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH भी मिले हैं और एक NADH आगे जाके हमें 3 एटीपी देगा, यानी कि 2 NADH हमें आगे जाके 6 एटीपी देंगे। यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलिसिस से हमें टोटल, और अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ना जाए यानी कि NADH इस्तेमाल ना हो तो नेट एटीपी हमें सिर्फ 2 मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ग्लाइकोलिसिस अगर एरोबिक रेस्पिरेशन आगे ना हो तो नेट एटीपी हमें सिर्फ 2 मिलेंगे ग्लाइकोलिसिस से। और ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप इरिवर्सिबल हैं। ध्यान से सुन लीजिए, ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप इरिवर्सिबल है, 1st, 3rd और 10th। और इन्हीं तीनों स्टेप के एंजाइम आपको याद करने हैं। पहले स्टेप का एंजाइम हेक्सोकाइनेज, तीसरे स्टेप का एंजाइम फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज, और 10th स्टेप का एंजाइम है पायरुवेट काइनेज। ध्यान रखिएगा, ये तीनों स्टेप क्या हैं? ये इरिवर्सिबल है। और ध्यान रखिएगा आपको कहां कहां एटीपी मिले और कहां कहां एटीपी खर्च हुए। 1st और 3rd स्टेप पे एटीपी खर्च हुए हैं, 7th और 10th स्टेप पे एटीपी मिले हैं, और एक 6th स्टेप है जिसमें हमें NADH मिला है जो आगे जाके एटीपी बना सकता है। इसी के साथ आपकी ग्लाइकोलिसिस समाप्त हो गई, पूरी हो गई।